हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुवर्ड्स में। आज हम अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो तीसरा पार्ट हमने शुरू कर रखा है स्वराष्ट्र गौरव, उसके अभ्यास प्रश्नों के पश्चात आज हम व्याकरणात्मक जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तब आप अपनी किताब लीजिए और हम अपना काम शुरू करें। उसके लिए आप व्याकरणात्मक जो प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न देखिए। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम उल्लेख करणीय। नीचे लिखे हुए पदों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम उल्लेख कीजिए, यानी संधि विच्छेद करना और उसका नाम बताना है। तो पद जो दे रखा है यहाँ पर चय में जो पद है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चय प्लस ए। क्यों? क्योंकि चय में यहां पर ए है और उसके पश्चात ए है और दोनों मिलकर के आई आदेश हो जाता है। ऐसा वृद्धि संधि होता है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया, स्वर संधि का जो दे रहे हैं। दूसरा है धन्यासु। इसका टुकड़ा हो जाएगा धन्य प्लस टू। यहां विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात ये खर बना हुआ है तो इसकी वजह से विसर्ग को स आदेश हो जाएगा। तो स आदेश होने से तो हो गई है सप्त विसर्ग संधि। सप्त विसर्ग संधि। अगला जो है उदाहरण भवतः सर्वदा। भवतः सर्वदा, तो इसमें भी हो जाएगा भवतः प्लस सर्वदा। और यहां भी वही विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात में हर से आ गया है तो इसकी वजह से इस विसर्ग को से आदेश हो जाएगा और वही सप्त विसर्ग संधि इसमें भी। अगला उदाहरण जन्मभूमिश्च। जन्मभूमिश्च, तो इसमें भी जन्मभूमिश्च क्या हो जाएगा जन्मभूमि प्लस च। कोई खरवटी छाया से विसर्ग को से आदेश हो रहा है, इसमें भी सप्त विसर्ग संधि है। अगला है भारतम नाम। भारतम नाम। अब यहाँ पर चूंकि दोनों वैसे अलग अलग शब्द है लेकिन संधि का नियम लगा हुआ है तो ये हो जाता है भारतम प्लस नाम। यहाँ पर पदांत मैं के पहले स्वर नहीं होता है, कोई व्यंजन आ जाता है तो मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है। इस वजह से भारतम में मैं को अनुस्वार आदेश होगा और ये नाम बीच तक हो जाएगा अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। इस प्रकार से संधि के प्रश्न थे, शायद आपको समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है अपना निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देश है करणीय। नीचे लिखे हुए पदों के अंदर प्रत्यय का निर्देश करना है, अर्थात प्रत्यय बताना हमें इसके अंदर। शब्द के पश्चात जो धातु होती है धातु के पहले जो जुड़ते हैं वो तो उपसर्ग कहलाते हैं और धातु के पश्चात जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय का हमें उल्लेख करना है, जैसे पितृभूतम। पितृभूतम में तो यहाँ पर पितृभूत शब्द इसमें दे रखा है कि पितृभूत जो शब्द है इसके पश्चात में तुम जो है तो त्वय प्रत्यय होता है। त्वय, इसका शेष भी त्वय बचता है, वो जुड़ता है नपुंसकलिंग इसके रूप चल जाते हैं तो पितृभूतम हो जाता है तो त्वय प्रत्यय। ठीक है। अगला है पुण्यभूतम, तो ये भी इसी प्रकार से है। सेम इसी प्रकार से हो जाएगा क्या कि पुण्य भू प्लस त्वय प्रत्यय। अगला है सत्व। सत्व, तो इसमें क्या है स्वय शब्द है
इसमें भी स्वर प्रत्यय है। अगला है शिक्षणीयः। शिक्षणीयः, तो यहाँ पर शिक्षणीय में शिक्ष धातु है, शिक्ष धातु है, अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय। शिक्ष धातु से अनियर प्रत्यय जुड़ने पर शिक्षणीय, शिक्षणीय, शिक्षणीय इस प्रकार से तीनों लिंगों में रूप सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर अनियर का अन्य से बचता है तो शिक्षणीय, और उसका रूप पुल्लिंग में शिक्षणीय, स्त्रीलिंग में शिक्षणीय, तो स्त्रीलिंग का रूप है शिक्षणीय। तो शिक्ष धातु में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है आवृत्त। आवृत्त जो है इसमें, तो इसमें आंग उपसर्ग है प्लस वृत्त धातु है और लेफ्ट प्रत्यय है। लेफ्ट का ये से बचता है, आपको पता होगा, और ये हमेशा कर के अर्थ होता है, लेकिन उस मात्रा जब धातु से पहले कोई उपसर्ग अगर जोड़ दिया जाता है तो वहां पर तत्वा की बजाय लप्त प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो आवृत्त में आंग उपसर्ग होने की वजह से ये लप्त प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगर यहाँ पर आंग उपसर्ग नहीं आता तो कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण है इसमें भवितुम। भवितुम, भवितुम में भू धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन जो प्रत्यय होता है इसका तुम शेष बचता है, तुम शेष बचता है, और भू से तुम जुड़ने पर भवितुम बढ़ जाता है और इसके कोई रूप नहीं चलते हैं। ये एक प्रत्यय ऐसा है जिसके जुड़ने पर जो शब्द बनते हैं वो अव्यय हो जाते हैं, तो उनके कोई रूप नहीं चलते हैं। भवितुम। अगला है अवलंब। अवलंबित, तो इसमें अव उपसर्ग प्लस लंब धातु और वो लेफ्ट प्रत्यय, लेफ्ट प्रत्यय यानी कि अवलंब सहारा लेकर के, तो अव उपसर्ग की वजह से यहाँ पर करके अर्थ में लेफ्ट प्रत्यय आ गया है। लंब में वे कहलाता है धातु के। अगला जो है हित्वा। हित्वा में हा धातु होती है। हा, हा हत्या करना, मारने से नुकसान पहुंचाना जाता, और कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय इसका भी अर्थ करके होता है, कत्वा का क्वा से बचता है, जानकारी के लिए। तो हित्वा हा, ही प्लस हा प्लस कत्वा से हित्वा बन जाता है, और ये भी एक अव्यय युक्त पद हो जाता है, तो इसका भी कोई रूप नहीं चलता है, कत्वा प्रत्यय शब्द हो गए। अगला है गरियसी। गरियसी, गरियसी जो शब्द है इसमें दे रखा है इसके गुरु प्लस यसु। गुरु शब्द से यसु प्रत्यय जुड़ने से गरियस शब्द बन जाता है। अब गरियस ये तो अपन को दे रखा है। अब गरियस शब्द से, गरियस में मूल शब्द क्या है? गरियस है। उसके पश्चात कौन सा प्रत्यय जुड़ गया जिससे गरियसी बन गई? तो इसमें एक नीर प्रत्यय होता है। नीर प्रत्यय का ई से बनता है, तो इससे गरियसी बन जाता है। संस्कृति मताम, तो संस्कृति मताम जो शब्द है, संस्कृति मताम, इसमें क्या हो जाएगा? संस्कृति
मतु प्रत्यय, मतु का मत से बनता है मत, और फिर वो वाला में प्रयुक्त होने से संस्कृति मत और संस्कृति मताम पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इसके रूप चल जाते हैं। तो संस्कृति प्लस मतु से संस्कृति मताम रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से अपने प्रत्यय वाले जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आता है अपना, अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम समास विग्रह करनीय, नीचे लिखे हुए समस्त पदों का समास विग्रह करना है। तो यहाँ समास विग्रह जो कि काफी रोचक प्रश्न होता है, लेकिन इसमें समझने की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि समास का जो प्रश्न होता है उसमें उस संबंधित पर्टिकुलर शब्द का अर्थ जो होता है वो विशेष महत्व रखता है, तो उसका हमें सही सही सटीक अर्थ लगाना होता है। देखिए जैसे कि हिमाद्री शब्द दे रखा है, हिमाद्री, हिमाद्री शब्द है, इसका समास विग्रह करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, हिम का आद्री, आद्री मानी पर्वत होता है, तो हिम या हिमर, तो क्या हो जाएगा हिम का पर्वत, तो हिमस अद्री, हिमस अद्री। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तत्पुरुष समास में, तो क्या हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला है देव निर्मितम, देव निर्मितम, देव निर्मितम। तो देव निर्मितम में क्या होता है, इसका अर्थ होता है देवताओं के द्वारा निर्मित, देवताओं के द्वारा जो निर्मित हो वो देव निर्मित करे। तो देवताओं के द्वारा तृतीया विभक्ति, और देवता बहुत से हो गए बहुत है, तो देव देवही, देवही निर्मितम। और इसमें क्या होगा, देवताओं के द्वारा निर्मित तृतीया विभक्ति है तत्पुरुष समास का, तो तृतीया तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास। अगला है विष भांडम, विष भांडम, विष भांडम जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, विष भांडम यानी विष का भांड बर्तन, विष का बर्तन। तो विष का बर्तन काटे की संबंध कारक होता है षष्ठी विभक्ति, तो क्या हो जाएगा विषस्य, विषस्य भांडम। यहां पर क्या है षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अगला है उत्थान पत्नी, उत्थान पत्नी। अब इसका अर्थ क्या होता है, उत्थान माने उठना, पतन नीचे गिरना, तो उत्थान और पतन, तो इसमें और शब्द आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है और, तो और का जिसमें लोप होता है प्रयोग होता है वो एक समास होता है द्वंद्व समास हिंदी के हिसाब से। तो और जिसको संस्कृत में चय कहा जाता है, तो चय का प्रयोग कर दिया जाएगा समास विग्रह से हम करेंगे तो प्रत्येक पद के साथ हम चय का प्रयोग करते हुए लिख देंगे कि उत्थानम चय और पतनम चय, और इसमें द्वंद्व समास है, दोनों पद समान होते हैं, इसमें कोई विपद प्रधान नहीं होता है न, सॉरी इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं जो कि बराबर होते हैं, या एक दूसरे के विलोम शब्द हो सकते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकते हैं। अगला है शास्त्र चर्चा, शास्त्र चर्चा, इसका मतलब क्या होता है शास्त्र की चर्चा। शास्त्र चर्चा क्या कहलाएगी, शास्त्र की चर्चा या शास्त्रों की चर्चा, तो शास्त्र से चर्चा, और वही षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें बोलेगा।
ठीक है, इस प्रकार से समास वाले प्रश्न हल किए थे हमने। अगला जो है प्रश्न अपना, अधोलिखित पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देश करनीय। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें अपनी किताब में ध्यान दीजिए। ये जो है रूप याद करने पर ही संभव है कि इनको हम सही समाधान इसका कर सके, हल कर सके। तो देखिए पहला जो शब्द है, पदम जो है समुद्रस्य। समुद्रस्य में शब्द क्या है? समुद्र शब्द है, समुद्र। और ये समुद्रस्य है तो राम की तरह से ही रूप इसके चलेंगे, तो रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, तो इसमें समुद्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अगला है हिमाद्रे। क्या है? हिमाद्रे। तो इसमें मूल शब्द होता है हिमाद्री। हिमाद्री इकारांत है ये, ठीक है, मति की तरह से। तो हिमाद्री जो शब्द है ये हिमाद्रे है, ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन होता है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन जो होता है वहां पर हिमाद्रे हिमाद्रे प्रयोग, हिमाद्रे तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो इसी का हम बता सकते हैं। अगला है हिमालयात। हिमालयात हिमालय शब्द है, वही राम की तरह से इसके रूप चलेंगे, तो हिमालयात रामात जो पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है, तो ये भी हिमालय शब्द और पंचमी विभक्ति एक वचन। देशम, देश शब्द है, रामम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो उसी के अनुसार देश शब्द द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अगला है पुरुषः। पुरुष शब्द है, तो राम की तरह से रामः प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पुरुष शब्द होगा प्रथम विभक्ति का बहुवचन। अगला है प्रसूतस्य। प्रसूत, प्रसूत से पैदा होएगा, तो यहाँ भी प्रसूत शब्द है, प्रसूत शब्द है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन। सकाशात, सकाश शब्द, सकाश पास, सकाश का मतलब पास, निकट, नजदीक, तो इसमें भी वही रामात पंचमी विभक्ति का एक वचन। सकाश शब्द है, सकाश, यह भी देखा हुआ है, सकाश ये शब्द है और पंचमी विभक्ति का एक वचन है। दृष्टिम, इसमें दृष्टि शब्द मूल शब्द है दृष्टि, और दृष्टि जो है वो मतिम इकारांत है, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अगला है यया। यया इनको ध्यान से देखिए, आगे अब तक तो जो है वो संज्ञा शब्द आ रहे हैं अधिकतर, अब जो आएंगे उदाहरण जो आ रहे हैं आगे ज्यादातर सर्वनाम शब्दों का, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों के रूप तो जनरली विभक्तियों में ही चलते हैं। तो यया जो शब्द है इसमें मूल शब्द तो होता है यत, यत मानी जो, यत एक सर्वनाम शब्द है। अब इसके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलते हैं, तो यया जो है ये स्त्रीलिंग में रूप जब चलेंगे या, ये या, याम ये या, याभ्याम या भी, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन है स्त्रीलिंग का। लिंग हमें बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिखेंगे यत शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। अगला है यस, इसमें भी यत ही शब्द है, यस में भी यत ही शब्द है, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग की तरह से रूप इसके चलते हैं, और षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तस्, तस् में क्या है? तत् शब्द होता है, तत् मानी वह, तो तत् का षष्ठी विभक्ति का एक वचन। राष्ट्रे, इसमें राष्ट्र शब्द है जनरली, और राष्ट्र रामे राम की तरह से हो जाएगा, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन। राष्ट्रीय, इसमें राष्ट्रीय शब्द है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शब्द है, और राष्ट्रियान रामान, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, तो इसमें राष्ट्र शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अगला है विद्ये। विद्ये में विद्या शब्द है, विद्या, विद्या जो हमारे अध्ययन की देवी है, या जो हम अध्ययन ग्रहण करते हैं, विद्या, तो ये आकारांत लता की तरह से इसके रूप होंगे, और क्या हो जाएगा इसमें लता, लते, लतहा, तो लते, लताम, लते, लता, ये प्रथम विभक्ति या द्वितीय विभक्ति दोनों में द्विवचन जो होता है उसमें लते यानी विद्ये का प्रयोग होता है, तो विद्या शब्द प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। अगला है शस्त्रे, शस्त्र शब्द है और तृतीय विभक्ति एक वचन, रामायण की तरह से तृतीय विभक्ति एक वचन। इस शब्दों के रूप में अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पदेषु धातु नकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुर्वन्तु।
इसमें धातुओं का लकार पुरुष और वचन बताना है। जैसे अभी तक तो संज्ञा सर्वनाम शब्द थे, अब धातु शब्द आ रहे हैं। तो जैसे गायंती है, गायंती, इसमें धातु जो है वो गई धातु है, गई, गई धातु, गई धातु का जो है रूप है ये गायंती। तो ये गायती, गायत है, गायंती, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। गई धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला है भवंती, भवंती भी धातु है भू, भू, भू मानी होना, ऐसे गई मानी गाना, ठीक है। तो भू जो धातु इसका भव होकर के रूप चलता है, तो भवती, भवत है, भवंती, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, सॉरी बहुवचन का रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। रोचते, इसमें रुच धातु है, रुच यानी रुचिकर, लगना, रुचिकर, तो रुच धातु है। अब इसके आत्मनेपदी में रूप चलेंगे, रोचते, रोचते, रोचनते। तो यहाँ पर रोचते जो शब्द है वो लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, रोचते, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला है पश्चंती, पश्चंती में जो पश्च शब्द है वो दृश्य धातु से बनता है। दृश्य धातु है, दृश्य का मतलब देखना होता है, और इसका पश्च होकर के रूप चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पश्यति, पश्यत है, पश्चंती, ठीक है। तो लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है ये दृश्य धातु का। अगला है विद्यते, विद्यते में विद धातु है, विद धातु है, इसका मतलब होता है विद्यमान होना, विद्यमान होना या उपस्थित रहना। तो विद्यते जो है इसमें विद धातु है, और वही आत्मनेपदी की तरह से रूप चलेंगे। तो विद्यते, विद्यते, विद्यन्ते, इस प्रकार से रूप होंगे। तो लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। अगला है अर्हति, अर्हति में अर्ह धातु है, अर्ह, अर्ह, यहां अलग से आएगा, अर्ह यानी प्राप्त करना, पाना कोई चीज या प्राप्त करना। तो यह अर्हति, अर्हता, अर्हंति, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। भवत है, भवत में जो है वो भू धातु है, भू धातु, भू का मतलब होना, और इसका भवती, भवत है, भवंती। तो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, भवत है, द्विवचन। अगला है प्रवर्तते, प्रवर्तते, वर्तते, ये जो शब्द है इसमें प्र का उपसर्ग है और वर्त धातु है। प्र उपसर्ग और वर्त धातु, वर्त यानी वर्तमान रहना या उपस्थित रहना, उपस्थित रहना, ये समझ लीजिए। रहना या होना, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रवर्तते में वर्त धातु है, और प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रवर्तते, परवर्तते, 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 परवर्तन्ते, इस प्रकार से रूप इसका भी आत्मनेपदी में रूप चलते हैं। ये धातु लकार पुरुष वचन वाला प्रश्न हुआ। अगला हमारा है अधोलिखित पदेशु यथा निर्देशम रूप परिवर्तन करता लिखंतु, रूप परिवर्तन करके लिखना है। तो ध्यान दीजिए जल्दी इसमें, देखो रूप में आएंगे तो हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। समुद्र से जो शब्द है इसमें समुद्र शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन लिखना है। तो राम की तरह से होगा रामम, रामे, रामे हो, रामेशु। तो यहाँ समुद्रे, समुद्रियो हो, समुद्रेशु। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा, समुद्रेशु। ऐसे ही गायंती है, अब ये धातु का रूप आ गया है। तो गायंती में ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो अपने को लिखना है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन को। तो लोट लकार में होता है गायतु, गायताम, गायंतु। तो यहाँ पर लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन में गायंतु हो जाता है। क्या होगा, गायंतु। गायंतु।
षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखना है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा, राष्ट्रस्य राष्ट्रियो राष्ट्राणाम, तो राष्ट्राणाम, ये षष्ठी बहुवचन हो जाता है। भारते, इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखना है, तो भारत शब्द है तो भारतस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन भारतस्य होगा। रोजते इसमें लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना है, तो ये एक वचन लिखना है, रोजते रोचते रोचनते, रोचनते बहुवचन हो जाता है। ऐसे ही भवंती में भू धातु है, लट लगा प्रथम पुरुष बहु एक वचन लिखना है, तो यहाँ इसका हो जाएगा लिट लकार में पटिशति पटिशते पटिशन्ति ऐसे जो रूप चलते हैं ना, तो यहाँ पे भविष्यति भविष्यताएं भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यताएं भविष्यत और उत्तम पुरुष एक वचन, भविष्यामि भविष्यामय भविष्यामय, तो क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन, भविष्यामय भविष्यामि, ऐसे लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो जाता है। तो समझ में आ गया आपको ये। अगला प्रश्न है, निम्नोपदेशु एक एक पदम आश्रित वाक्य निर्माण कुर्वन्तु, इनके आधार पर एक एक वाक्य निर्माण करना है। तो वाक्य निर्माण जो है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है कि किसी शब्द से कौन सा सरल सा वाक्य बनाए जिसको हम संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकें। तो जैसे देखते हैं, हम छोटा सा एक प्रयास करके देखते हैं। अर्थ आना चाहिए यत्र यत्र माने जहां होता है, तो सह यत्र गच्छति तत्र एव क्रीडति, स यत्र गच्छति तत्र एव क्रीडति, वह जहां भी जाता है वहीं पर खेलता है। तो यहाँ पर यत्र शब्द का प्रयोग होगा। गायन्ति, अब गायन्ति जो शब्द है वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इसी के हिसाब से हमें कर्ता का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे बालिका गीतम गायन्ति, बालिकाएं गीत गाती है, तो यह गायन्ति का प्रयोग होगा। चरित्रम, चरित्रम जैसे कि तस्य चरित्रम उज्ज्वलम आसीत्, उसका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था, तो यहाँ चरित्रम शब्द का प्रयोग होगा। विना, विना का मतलब बिना रहित होता है, तो बिना शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालकः पुस्तकम विना न पठति, बालकः पुस्तकम बिना न पठति, बालक पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है, इसका अर्थ। तो यहाँ पुस्तक के बिना यानी बिना जो शब्द है पुस्तक के योग मानते इस पुस्तक नित्य हो गई, ये नियम है, बिना के योग में नित्य हो जाती है, तो यहाँ बिना शब्द का प्रयोग होगा। बिना एक अव्यय है। अगला है रोजते, तो रुच धातु का रोजते प्रथम पुरुष से एक लट लकार में एक वचन का रूप होता है, तो इसके हिसाब से हमें कर्ता का भी प्रयोग करना पड़ेगा। और जैसे बालकाय मोदकम रोजते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रुच धातु के योग में यहाँ पर जो जिसको रुचिकर लगता है, तो बालक को रुचिकर लगा उसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है रुच धातु के योग में। तो बालकाय से आया, बालकाय मोदकम रोजते। संप्राप्त, तो संप्राप्त का मतलब अच्छी तरह से प्राप्त करके, ठीक है। तो इसका हमें कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे विद्या संप्राप्य
सा जीने विद्या संप्राप्त सा जीवने सफलम अभवत्। विद्या संप्राप्त सा जीवने सफलम अभवत्, यानी जो शब्द आया वो यो कहीं अपने सेंटेंस में प्रयुक्त होना चाहिए। तो संप्राप्त शब्द आएगा यानी विद्या प्राप्त करके, सा यानी वह कोई महिला की बात हो रही है, जीवने सफलम अभवत्, जीवन में सफल हुई थी। विद्या प्राप्त करके वह जीवन में सफल हुई थी। तो यहाँ संप्राप्त शब्द का प्रयोग हो गया है। अगला है यावती। यावती मान जितना, इस शब्द का यावती मतलब जितना या जितनी से लिया जाता है, तो ये एक योजक शब्द एक युगल शब्द की तरह प्रयुक्त होता है, यावती तावती। ठीक है, तो यावती विद्या प्राप्नोति यावती विद्या प्राप्नोति तावती एव बुद्धि उज्ज्वला भवति। यावती विद्या प्राप्नोति तावती बुद्धि उज्ज्वला भवति। जितनी विद्या प्राप्त होती है तावती एवं बुद्धि उज्ज्वला, उतनी ही बुद्धि उज्ज्वल हो जाती है। तो यहाँ पर यावती शब्द का प्रयोग हो गया है। तो इस प्रकार से ये अब अगला जो प्रश्न है इसी व्याकरण वाले में ये है वाच्य परिवर्तन का। तो ये वाच्य परिवर्तन का एक अलग टॉपिक है जिसको हम विस्तार से अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप अपना इन प्रश्नों का जो मैंने जो करवाए हैं इनका एक बार अभ्यास कीजिए और इनको सबको अपनी होमवर्क की नोटबुक में भी सॉल्व कीजिएगा। धन्यवाद, आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।